तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? हम सांस मतलब अंगों का वो समूह जो हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में सहायता करता है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज को तोड़ देता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास। हम देखते हैं श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है? हम सांस सांस की मतलब श्वासोच्छ्वास सांस सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास को दो प्रकार में, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। ठीक। तो जो निःश्वसन होता है, निःश्वसन सांस को अंदर लेने की क्रिया को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो जो सांस हम अंदर लेते हैं यानी जो वायुमंडल में गैस होते हैं यानी हवा का मिश्रण जो होता है, उसमें तो कोई प्रकार का गैस मिश्रित रहता है। तो उसमें ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सिर्फ लेते नहीं है, उसमें सब गैस मिश्रण रहता है, मिश्रित रहता है। तो हम जब लेते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं 78%, ऑक्सीजन लेते हैं 21%। यानी वायुमंडल में जितने भी मतलब वायुमंडल में यानी हवा में गैस है उस मतलब उसी का अनुपात हम लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। तो हम लेते हैं नाइट्रोजन को 78%, ऑक्सीजन को 21% और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03%। और जब छोड़ते हैं लेंगे तो लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो जो हम नाइट्रोजन को 78% लेते हैं तो हम 78% नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन को 78% लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में पहले से खाना वाना खाते हैं तो उससे नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे सांस द्वारा लिए गए नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम नाइट्रोजन 78% लिए और 78% नाइट्रोजन छोड़ दिए। लेकिन हम जो ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते हैं हम 17%। ऑक्सीजन लिए 21 लेकिन छोड़ते हैं 17%। ऑक्सीजन हम लेते हैं ऑक्सीजन 21%, लेकिन छोड़ते हैं 17%। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं 21% और 4% ऑक्सीजन रख देते हैं और छोड़ देते हैं 17%। यानी जो 4% ऑक्सीजन होता है वो हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े से पूरे शरीर के कोशिकाओं में जाता है। ठीक। तो हम गैस तो मतलब लिए ऑक्सीजन इतना और छोड़ दिया 17%, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है लिए 0.03%, यानी एकदम पर्याप्त, एकदम थोड़ा सा एकदम। ठीक। लेकिन छोड़ते हैं CO2 हम छोड़ते हैं कितना, लगभग 4.6 यानी 4 साढ़े 4 के बीच में छोड़ देते हैं। ठीक। 4.6%। तो हम गैस जैसे जितना वायु हम लेते हैं अंदर उतना ही छोड़ देते हैं, यानी इसको हम एक तरफ से बोल सकते हैं जितना पर्याप्त मतलब जितना मात्रा में गैस लेते हैं अंदर, सांस जितना मात्रा में लेते हैं एकदम उतने ही मात्रा में सांस छोड़ देते हैं। बस ये गैसों का मिश्रण का जो अनुपात है यानी गैसों का जो अनुपात है आपस में बदल जाता है, लेकिन हम जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, बस इनका अनुपात आपस में बदल जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं मतलब कौन से जीव किस अंग से सांस लेते हैं, यानी मुख्य मतलब जीवों के मुख्य श्वसन अंग के बारे में। अब हम देखते हैं मुख्य श्वसन अंग यानी कौन सा जीव किस अंग से सांस लेता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी जो वैसे जीव जिनके एक ही कोशिका होता है जिनमें, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सब फाइलम चैप्टर एक अलग है उसमें पढ़ेंगे। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं। एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं, विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं एक कोशिकीय जीव। और जो कीट होते हैं कीट श्वास नली से सांस लेते हैं। कीट होते हैं कीट श्वास नली, कीट श्वास नली से सांस लेते हैं। ठीक। एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा और कीट श्वास नली से। और जो जलीय जीव होते हैं यानी जल में जितने भी जीव होते हैं वो तो या तो गिल्स से सांस लेंगे, या तो गिल्स से लेंगे या तो फिर क्लोन्स लेंगे। ठीक। और जो टेटपोल यानी जैसे बच्चा मेढक, जो मेढक का बच्चा होता है जैसे मछलियों का आकार का होता है मेढक का बच्चा। ठीक। तो जो मेढक का बच्चा होता है, मेढक का बच्चा होता है वो सांस लेगा गिल्स से,
यानी गिल्स यानी त्वचा है, ठीक। मेढक का बच्चा होगा वो गिल्स से सांस लेगा। और जो निष्क्रिय मेढक यानी जो भूमि के अंदर मेढक रहते हैं, भूमि के अंदर का मेढक, उसको हम बोलते हैं निष्क्रिय मेढक। भूमि के अंदर जो मेढक होते हैं वो किससे सांस लेंगे? जो भूमि के अंदर मेढक रहते हैं वो लेंगे, त्वचा से लेंगे यानी गिल्स से लेंगे, ठीक। ये भी त्वचा से लेंगे, गिल्स से लेंगे। और एक और मेढक होता है जिसको हम बोलते हैं बेंग, हाँ मतलब बोलते हैं, वो जैसे फेफड़ा से लेता है। जो धरती पर मेढक रहता है उसको हम एक तरह से बेंग बेंग बोले, ठीक। वो फेफड़ा से लेता है सांस, जो फेफड़ा से लेता है। और निष्क्रिय मेढक 3 प्रकार से सांस ले सकते हैं, यानी मेढक त्वचा से भी सांस ले, गिल्स से भी सांस ले सकते हैं और फेफड़ा से भी सांस ले सकते हैं। तो जो ये पीला पीला मेढक होते हैं, पीला पीला मेढक होते हैं जो बरसात के दिनों में बोलते हैं, उसमें भी जो मेढक बोलते हैं वो मेढक नहीं बोलती, मेढकिन बोलती है। जो बरसात के दिनों में मेढकिन बोलती है, ठीक, मेढकिन बोलती है। एक बार क्या हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मेढक का मतलब, ऑस्ट्रेलिया में मेढक का प्रकोप खूब ज्यादा हुआ, यानी मेढक बहुत सारा मेढक हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या किया गया ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ा जाल लिया गया, ठीक। उस जाल में करंट बिछा दिया गया, एक जाल लेकर उसमें करंट बिछा दिया गया और उसमें मेढकिन का आवाज रिकॉर्डिंग करके डीजे पर बजा दिया गया। मेढकिन का आवाज बीच में रिकॉर्डिंग करके बजा दिया गया और कुछ ही समय में हजारों की संख्या यानी दसों हजार, लगभग 10,000 तक मेढक उस जाल पर चले आए आवाज को सुनकर, और उसमें करंट दे दिया गया, यानी सब मेढक मर गए। तो ऑस्ट्रेलिया में मेढक को इससे समाप्त कर दिया गया, बहुत ज्यादा मेढक थे। तो उसके बाद से हम देखेंगे मुख्य श्वसन मार्ग। अब हम पढ़ेंगे मुख्य श्वसन अंग यानी मुख्य श्वसन मार्ग के बारे में, यानी जब हम सांस लेते हैं तो किस किस रास्ते होकर सांस फेफड़े में जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नासा छिद्र के बारे में। तो जो नासा छिद्र होता है, नाक का सबसे अगला भाग, जो ये वाला भाग होता है नाक का अगला भाग, उसको हम बोलते हैं नासा छिद्र। तो नासा छिद्र में क्या होता है, वायु को नासा छिद्र में मतलब वायु को हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले नासा छिद्र में जाता है वायु। और नासा छिद्र में जो होता है बाल पाया जाता है। जो बाल होता है, बाल मतलब सहायक होता है बाल, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो वायु में जो धूलकण होते हैं, जो धूलकण वायु के रास्ते हमारे अंदर जा रहे होते हैं, वो नाक में जो बाल पाए जाते हैं, वो बाल मतलब वायु के जो धूलकण होते हैं उसमें उसको रोक देते हैं, ठीक। और जो धूलकण रुक जाता है तो उसमें जब रुक जाए ना तो कचरा निकल जाता है, कचरा बन जाता है, जिस कचरा को फिर निकाल साफ कर सकते हैं, ठीक। तो नासा नासा छिद्र हो गया। उसके पीछे नासा छिद्र के पीछे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा नासिका कपाट, ठीक। नासा छिद्र के पीछे यानी, ठीक, नासा छिद्र के पीछे वाला भाग को हम बोलते हैं नासिका कपाट। नासिका कपाट में एक म्यूकस नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या? नासिका कपाट में एक म्यूकस, नासिका कपाट में म्यूकस पाया जाता है। जो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस चिपचिपा हो जाता है, ठीक। म्यूकस चिपचिपा होता है। ये क्या करता है, जो हम सांस लेते हैं जो कण उड़ जाता है, कचरा उचरा उसको अपन में चिपका लेता है, और नाक से जब कचरा उचरा साफ करते हैं तो उसमें निकल जाता है, ठीक। तो हम नासिका का पार्ट जान गए। उसके बाद देखते हैं ग्रसनी। तो जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी जो नासिका का पार्ट है, नासिका का पार्ट के पीछे, यानी नासिका का पार्ट के पीछे और मुख गुआ के, नासिका का पार्ट के नीचे, जैसे नासिका का पार्ट है और उसके नीचे, ठीक, और मुख गुआ के पीछे ग्रसनी पाया जाता है, ठीक। और जो ग्रसनी होता है, हम अगर खाना खाए तो खाना भी ग्रसनी के रास्ते ही अंदर जाएगा, और जब सांस लेते हैं तो सांस भी ग्रसनी के रास्ते ही अंदर जाएगा। इसलिए आप जैसे कभी देखोगे आँख में या नाक में फिर दवा ववा डालने से वो लगता है कि जैसे पेट में चला गया, यानी गर्दन में चला जाता है, यानी जो ग्रसनी होता है उसी रास्ते खाना भी अंदर जाता है और जो सांस लेते हैं वो भी अंदर जाता है ग्रसनी रास्ते, ठीक। उसके बाद से देखते हैं स्वर तंत्र। जो स्वर तंत्र होता है, स्वर तंत्र ठीक ग्रसनी के नीचे यहाँ पर पाया जाता है स्वर तंत्र। तो स्वर तंत्र को हम क्या, स्वर तंत्र जैसे आवाज निकालने का काम आता है। स्वर तंत्र को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। जो स्वर तंत्र होता है उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ से आवाज निकालने का काम आता है। उसके बाद से देखते हैं श्वास नली। जो श्वास नली होता है, श्वास नली के रास्ते जो वायु होता है, यानी वायु जो श्वास नली के रास्ते वायु फेफड़े में जाता है। हम इसका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, वायु, ये सब चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा नासा छिद्र, उसके पीछे नासा नासिका का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ग्रसनी हो जाएगा, जैसे हम मुंह से भी खाते हैं तो ग्रसनी रास्ते ही जाता है, और सांस लेते हैं तो भी ग्रसनी रास्ते। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर तंत्र, ठीक, स्वर तंत्र। उसके बाद से श्वास नली हो जाएगा पूरा, ठीक। इसके बाद से इसको दो भागों में बांटा गया है, मतलब इसको दो भागों में, यानी दो निकल जाता है, ठीक। तो जो ये निकलता है दोनों, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये हो जाता है ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई हो जाता है, इसको ठीक, ये ब्रोंकाई हो जाता है। और इसमें से भी एक ऐसा ऐसा निकला रहता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस, ठीक। ये हो गया ब्रोंकाई, इधर आया इधर, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और इसको बस जो इधर होता है इसको हम ब्रोंक्यूलस। और इसमें भी इसका इसका एक कोष्ठ होता है, यानी इसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठ। इसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठ। तो ये श्वास, यहाँ पर श्वास नली हो गया, उसके पास ये ब्रोंकाई हो गया, और ये ब्रोंक्यूलस हो गया, ये वाला ब्रोंक्यूलस हो गया, और ये जो हो गया ये, इसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठ। यानी हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो सांस यहाँ पर आता है, और सांस पहले ब्रोंकाई में जाता है, उसके बाद से ब्रोंक्यूलस में जाता है, उसके बाद से जो है झिल्लिया होता है, यानी वायु कोष्ठ होता है। सांस इसमें हवा जो होता है इसमें इकट्ठा हो जाता है। यानी हम एक तरफ से कह सकते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, सांस यानी जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा, फेफड़ा का क्या कार्य है, यानी फेफड़ा एक टंकी है, ठीक, फेफड़ा एक टंकी है। जैसे सांस लिए तो टंकी में आकर हवा इकट्ठा हो गया, ठीक, वो टंकी में, और समय के यानी इसमें तो इकट्ठा हो गया, और हमारे पूरे शरीर तक, यानी शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचेगा कैसे, तो जब इसमें इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लड आएगा और ब्लड से पहुंचेगा। तो हम देख लें यहाँ तक, तो सांस लेने में मदद कौन करता है, यानी जैसे हम सांस लिए, ठीक, तो सांस लिए इस तरह, उसके बाद सांस छोड़े तो इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है, ठीक, इसके नीचे यानी फेफड़ा के नीचे, ये जो फेफड़ा होता है, ये बड़ा भाग जो दाहिने साइड के भाग होता है फेफड़ा का, ये बड़ा होता है, और बाएं साइड का भाग छोटा होता है। यानी जैसे ये छोटा क्यों होता है, जैसे बाएं साइड में इधर ही दिल है, इधर ही अमाशय है, इसके वजह से थोड़ा जिसको कम जगह मिलता है, छोटा होता है। और इधर का भाग, इधर का जो भाग है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक, और इधर तीन पार्ट होते हैं इधर वाले फेफड़े में। तो इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे इस तरफ पाया जाता है डायफ्राम होता है। और डायफ्राम क्या करता है, जैसे हम सांस लिए, इस तरह सांस लिए, ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम थोड़ा पिचक जाता है, यानी नीचे जाता है, सांस लेने पर डायफ्राम नीचे जाता है। और सांस हम कैसे छोड़ते हैं, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम पूरा धक्का देता है, जब जब डायफ्राम धक्का देगा तो सांस छोड़ते हैं, ठीक। यानी हम एक तरफ से कह सकते हैं जो हमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसमें डायफ्राम का 75% योगदान डायफ्राम का होता है, 75% योगदान डायफ्राम का होता है। कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट में, कभी कभी जैसे एक्सीडेंट में किसी को चोट भी नहीं लगता है, यानी जैसे कुछ टूटता फूटता नहीं है, और एक्सीडेंट होने पर तुरंत मर जाता है आदमी, तो लोग बोलते हैं कि कुछ चोट भी नहीं लगा, मर गया। उसका क्या होता है, जैसे डायफ्राम का भी क्या होता है, डायफ्राम टूट जाता है, ठीक, एक्सीडेंट होने पर। जब डायफ्राम टूटेगा तो डायफ्राम से टूटेगा तो सांस अंदर लेगा, आदमी ले नहीं पाएगा और बाहर ढकेल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से तुरंत मौत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से जब हम कुछ खाते होते हैं, जैसे ग्रसनी हो गया, ठीक, ग्रसनी है हो गया, ठीक, हम खाना खाए तो भी ग्रसनी रह जाएगा, और सांस लिए तो भी ग्रसनी के रास्ते ही जाएगा। तो यहाँ से जैसे ग्रसनी हो गया, और यहाँ से चल, ये जो ग्रसनी होता है, ठीक, ग्रसनी के यहाँ से जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक, तो खाना खाते हैं तो यहाँ पर एक इपिग्लोटिस नामक एक
एक होता है, ठीक, दरवाजे टाइप का होता है, ठीक। जब हम खाना खाए तो ये एक जो रास्ता होता है, ये आहार नाल होता है, यानी ये जो रास्ता होता है, इस इधर से खाना अंदर जाता है और इधर से वायु अंदर जाता है। जैसे ये अंदर जाता है तो आका इधर आमाशय बन जाता है, ठीक, ये अंदर आकर आमाशय बन जाता है, ठीक। तो जब हम खाना वाना खाते हैं, खाना खाते हैं, तो एक यहाँ पर एपिग्लोटिस नमक होता है। जैसे हम खाना खाएं, जब खाना खाए, जब खाना खाने तो एक दरवाजा टाइप का होता है एपिग्लोटिस, ठीक। तो जब खाना खाए हम, तो ये जो एपिग्लोटिस होता है इधर पर, यानी जो सांस श्वास नली का रास्ता है इधर इधर आ जाता है, इधर बंद हो जाता है और खाना चला जाएगा आमाशय में, ठीक। तो जो एपिग्लोटिस होता है इसको हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लिगांटा होता है, वही इसको कंट्रोल करता है। तो जब हम खाना खाएं तो इधर चला जाएगा, और जब सांस जब कुछ खाए पिए नहीं, सांस ले रहे हैं इस तरह, तो एपिग्लोटिस इधर बंद हो जाएगा, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, यानी जैसे हम खाना खा रहे हैं और दूसरे बात मतलब कुछ और सोच रहे हैं, खाना खाते समय कुछ और सोच रहे हैं, तो जो मेडुला ऑब्लिगांटा होता है, यानी ब्रेन जो हमारा होता है दूसरा बात सोच रहा होता है और खाना खा रहे होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी है कि खाना खा रहा है, मतलब खाना किधर जाए, इधर जाए किधर जाए। तो ये एपिग्लोटिस होता है, ये खड़े रह जाता है, ठीक। तो क्या होता है कि खाना इधर तो जाएगा, कभी कभी इधर फेफड़ा के अंदर खाना चला जाएगा। जब इधर ही जाएगा खाना, जब फेफड़ा में जाएगा तो ये कहेगा कि मतलब खाना आ रहा है इधर, तो हमको हिचकी क्यों होती है, इससे जब खाना इधर आएगा ना तो फेफड़ा ढकेलने लगेगा। जैसे जब ये ढकेलेगा तो हमको सरक जाएगा, जब फेफड़ा इसको ढकेलेगा तो खाना बाहर आ जाएगा, नाक रहा है मतलब खाना बाहर गिर जाएगा, ठीक, नाक रहा है, जब सरकेगा तो खाना निकल जाएगा बाहर। तो जब सरके तो खाना बाहर निकल जाएगा, तो इसकी हिचकी भी आएगा, ठीक, हिचकी भी आ सकता है। तो कभी खाना बाहर निकल जाता है, ठीक, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा का क्या कार्य है, जैसे फेफड़ा होता है तो फेफड़ा क्या करता है, जैसे खून ब्लड, फेफड़ा जैसे एक टंकी का कार्य करता है, ठीक। और जैसे वायु कोष्ठ हो गया, वायु कोष्ठ में हवा इकट्ठा हो जाता है और ब्लड आएगा तो उसको, यानी हम जान गए ब्रोक्यूलिस तक, वायु वायु कोष्ठ तक जान गए। उसके बाद हम जानेंगे रुधिर और कोशिका में शोषण कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है, जो एल्वेली होता है, यानी वायु कोष्ठ होता है, ये जाम हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा निमोनिया की समस्या होता है और उसी जाम होने की वजह से उसको निमोनिया हो जाता है, ठीक। और जो कोरोना मरीज होते हैं, कोरोना यानी कोरोना जिसको होता है, ठीक, तो जब कोरोना फेफड़ा में आ जाएगा कोरोना, तो कोरोना जाकर ये जो एल्वेली होता है इसको जाम कर देगा, और जाम कर देगा तो जब हवा आएगा, जैसे हम सांस लिए अंदर आया, जब जाम कर देगा तो इसमें जगह बचेगा ही नहीं, जाम हो गया पूरा तरह से, यानी फेफड़ा में सांस जाएगा ही नहीं, तो ये एल्वेली खराब हो जाता है, ठीक। जिसकी वजह से कोरोना मरीज जो होते हैं सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक, और सांस छोड़ भी नहीं पाते हैं, ये जाम हो जाता है पूरी तरह से, और पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। जो डायफ्राम होता है इसको ढकेलने का, यानी सांस जब हम लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाएगा और सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर जाएगा। कभी जैसे गर्भवती महिला होती है, ठीक, उनमें डायफ्राम काम नहीं करता, उनमें पसलियाँ जो होती हैं, पसलियाँ होती हैं, यानी 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी 24 पसलियाँ, वो उनको सांस लेने में थोड़ा मदद करता है। और छोटे बच्चों में हिचकी ज़्यादा आता है, क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे का दिमाग होता है, यानी छोटे बच्चों का ब्रेन होता है, तो ब्रेन समझ नहीं पाता है कि जो खानवा है, खानवा इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। तो क्या होता है, कभी खाना छोटे बच्चों में खाना खाते समय खाना श्वास नली में चला जाता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को हिचकी ज़्यादा आता है, ठीक। अब जैसे टीबी जो रोग होता है, टीबी रोग होता है, टीबी रोग में जो एल्वेली होता है, यानी जो वायु कोष्ठ होता है, इसमें छेद हो जाता है। टीबी रोग में वायु कोष्ठ में एल्वेली में छेद हो जाता है, ठीक। टीबी में जब इसमें छेद हो जाता है, टीबी रोग में एल्वेली में छेद हो जाता है, खराब हो जाता है। और जो दमा रोग होता है, दमा रोग में जो एल्वेली होता है इसमें बलगम जम जाता है, बलगम जम जाता है, यानी खार खार के थूकते हैं हम लोग, उसी को बलगम बोलते हैं, वो जम जाता है इसमें एल्वेली में, ठीक। तो उसके बाद से इसमें सांस यानी हवा आ जाता है, वायु कोष्ठ में हवा आ जाता है। जो ब्लड होता है, ब्लड फेफड़ा में ब्लड आता है, जब फेफड़ा में ब्लड आता है तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। जो वायु कोष्ठ होता है, वायु कोष्ठ यानी इसमें वायु कोष्ठ में हवा जो होता है, तो ब्लड को यानी ऑक्सीजन जो होता है, ठीक, फेफड़ा जैसे क्या करता है, फेफड़ा रक्त को फेफड़ा जो वायु होता है उसको शुद्ध करता है, यानी ऑक्सीजन को फेफड़ा जैसे ऑक्सीजन छान लेता है। जब ऑक्सीजन को छान लेगा
और छान कर वो हीमोग्लोबिन को दे देगा। जब ब्लड आएगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन को दे देगा। और वो मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन, उसको जैसे ऑक्सीजन को जब ले लेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और मतलब पूरे शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देगा। और ऑक्सीजन देगा तो जो ऑक्सीजन से जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देगा तो उसमें ग्लूकोज टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑक्सीजन दे देगा और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ कर लेते आएगा। जैसे ऑक्सीजन ले जाएगा कोशिकाओं तक और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इसमें लेते आएगा। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा और तो इसको डायफ्राम धकेलेगा। जब धकेलेगा बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यही क्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है। इसको हम सांस लेना और सांस छोड़ना भी बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इसके बाद हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा अंग कहाँ पाया जाता है। श्वसन तंत्र। श्वसन के प्रक्रम को समझना। मनुष्यों में श्वसन हेतु उत्तरदायी प्रमुख अंग वक्ष गुहिका में उपस्थित होते हैं। वक्ष क्षेत्र में पसलियां और डायाफ्राम नामक एक गुंदाकार तंतुमय उत्तक होता है। पसलियों के अंदर फुफ्फुस कला होती है जो फेफड़ों को घेरती है। दायां फेफड़ा 3 पालियों, दाईं ऊपरी, दाईं मध्यवर्ती और दाईं निचली पाली में विभाजित होता है। बायां फेफड़ा अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसमें केवल 2 पालियां, बाईं ऊपरी और बाईं निचली पाली होती है। दोनों फेफड़े बाहर से छोटी नलिका कारक श्वसनिका से जुड़े होते हैं जो मिलकर श्वसन नली तक विस्तृत होती है। श्वसन नली में सी आकृति वाले उपास्थि के अपूर्ण वलय होते हैं जो वायु मार्ग को निपतित होने से रोकते हैं। श्वसन नली ग्रसनी तक जाती है जो नासा द्वारों से जुड़ी होती है। जब हम वायु से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु नासा द्वारों में प्रवेश करते हैं और नीचे की ओर ग्रसनी और श्वसन नली से होते हुए अंततः श्वसनिका में पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से श्वसनिका और छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं से गमन करते हुए कुपिकाओं तक पहुंचती है जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है। एक कुपिका का भाग असंख्य रंध्र युक्त कुपिका कक्षों की उपस्थिति दर्शाता है। आरबीसी युक्त रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता दिखता है। कुपिकाओं से ऑक्सीजन के अणु कोशिकाओं में विसरित होते हैं और फिर नीली बैंगनी आरबीसी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इससे आरबीसी का ऑक्सीजनीकरण हो जाता है और उनका रंग नीले बैंगनी से लाल हो जाता है। आरबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं वाली कुपिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है। ये अणु कुपिकाओं में मोचित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कक्षों में एकत्र होती है और वहां से ये कुपिकाओं से होकर श्वसनिकाओं के माध्यम से बड़ी श्वसनिकाओं में पहुंचती हुई अंततः श्वसन नली में जाती है और इसे नासा द्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः ऑक्सीजन युक्त वायु में श्वसन का प्रक्रम अंतः श्वसन कहलाता है। पेशीय डायाफ्राम के संकुचित होने के पश्चात फेफड़े फैलते हैं और वायु अंदर जाती है जिससे कुपिकाएं फूल जाती हैं। निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़े संकुचित हो जाते हैं जिससे कुपिकाएं पिचककर वायु को बाहर निकाल देती है। यह बाहर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होती है। अंतः श्वसन और निःश्वसन का यह प्रक्रम श्वसन कहलाता है जो कि हर मिनट लगभग 20 बार होता है। सारांश,
वक्ष क्षेत्र में पसलियां और डायाफ्राम होता है, जो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पसलियों के अंदर फुफ्फुस कला होती है, जो फेफड़ों को घेरती है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां, जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 पालियां होती हैं। दोनों फेफड़े बाहर से श्वसनिका से जुड़े होते हैं, जो मिलकर श्वसन नली तक विस्तृत होती है। जब हम वायु में श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु नासा द्वारा में प्रवेश करते हैं और नीचे की ओर ग्रसनी और श्वसन नली से होते हुए अंततः श्वसनिका में पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में श्वसनिका और छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं से गमन करते हुए कुपिकाओं तक पहुंचती है, जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है। रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, तब कुपिकाओं से ऑक्सीजन के अणु कोशिकाओं में विसरित होते हैं। इससे आरबीसी का ऑक्सीजनीकरण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कोशिकाओं में मोचित होते हैं। वे कुपिका कक्षों में एकत्र होते हैं और वहां से ये कुपिकाओं से होकर श्वसनिकाओं के माध्यम से बड़ी श्वसनिकाओं में पहुंचती हुई अंततः श्वसन नली में जाती है और इसे नासा द्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें।